वेलकम टू माई चैनल SPDM ऑनलाइन स्टडी यानी कि एयरफोर्स वाई ग्रुप नेवी MR यानी कि इतिहास का टॉप 20 प्रश्न है जो कि पिछले वर्षों का पूछा हुआ प्रश्न है और यह प्रैक्टिस सेट 3 है। यदि आपने प्रैक्टिस सेट 1 और 2 नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यही प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। यदि आप इन सारे प्रश्न को कर लेंगे तो आपके एग्जाम्स में GK GS का एक भी प्रश्न जो है नहीं छूटने वाला है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। 41 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए 13वें, ऑप्शन बी 10वें, ऑप्शन सी 11वें और ऑप्शन डी 9वें। यदि आपने ऑप्शन ए चुना यानी कि 13वें तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अशोक के यानी कि शिलालेख का यानी कि और कलिंग विजय का उल्लेख किस में मिलता है, तो यह 13वें शिलालेख में मिलता है, जो कि ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन डी 12। यदि आपने ऑप्शन बी चुना यानी कि 7 तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 43 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए। ऑप्शन ए कुषाण, ऑप्शन बी इंडो ग्रीक, ऑप्शन सी गुप्त और ऑप्शन डी मौर्य। यदि आपने ऑप्शन बी चुना यानी कि इंडो ग्रीक तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 44 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि शीशे के सिक्के यानी कि शीशा का जो सिक्का होता है उसे किस वंश के शासक ने चलाया। ऑप्शन ए शुंग वंश, ऑप्शन बी कन्नौ वंश, ऑप्शन सी सातवाहन वंश, ऑप्शन डी इंडो ग्रीक। यदि आपने ऑप्शन सी चुना सातवाहन वंश तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि शीशे का सिक्का जो है किस वंश ने चलाए, सातवाहन वंश, जो कि सी पार्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 49 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा किसने प्रारंभ की। यानी कि ब्राह्मण जो होते थे उन्हें भूमि अनुदान दे दिया जाता था, तो यह किसके समय से प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए पल्लव, ऑप्शन बी सातवाहन, ऑप्शन सी गुप्त और ऑप्शन डी चालुक्य। यदि आपने ऑप्शन बी चुना यानी कि सातवाहन वंश तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 46 नंबर प्रश्न कर रहा है कि रुद्रदामन जो था यह कौन था। ऑप्शन ए शक शासक था, ऑप्शन बी कुषाण शासक था, ऑप्शन सी सातवाहन शासक था, ऑप्शन डी वाकाटक शासक था। यदि आपने ऑप्शन ए चुना यानी कि शक शासक था रुद्रदामन तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रुद्रदामन जो था यह एक शक शासक था, जो कि ए पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि कनिष्क का राजवैद्य कौन था। ऑप्शन ए चरक, ऑप्शन बी सुश्रुत, ऑप्शन सी धन्वंतरी और ऑप्शन डी जीवक। यदि आपने ऑप्शन ए चुना यानी कि चरक तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कनिष्क का राजवैद्य जो है चरक था, जो कि ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि कनिष्क यानी कि बौद्ध धर्म की किस शाखा की अनुयायी था। कनिष्क जो है यह बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था। ऑप्शन ए हीनयान, ऑप्शन बी महायान, ऑप्शन सी ब्रजयान, ऑप्शन डी मध्यमिका। यदि आपने ऑप्शन बी चुना यानी कि महायान तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कनिष्क जो है बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था, तो यह था महायान का, जो कि बी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि कनिष्क की राजधानी थी। ऑप्शन ए कनौज, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र और ऑप्शन डी पुरुषपुर। यदि आपने ऑप्शन डी चुना यानी कि पुरुषपुर तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कनिष्क की राजधानी कहाँ थी, तो यह थी पुरुषपुर, जो कि डी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि बुद्ध चरित्र की रचना किसने की। ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी अश्वघोष, ऑप्शन डी नागार्जुन। यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि अश्वघोष तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बुद्ध चरित्र की रचना जो है अश्वघोष जी के द्वारा किया गया, जो कि सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न बोला है कि निम्न में से किस शासक ने गुप्त संवत
प्रारंभ किया? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त और ऑप्शन डी श्रीगुप्त। यदि आपने ऑप्शन ए चुना यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं के द्वारा जो है गुप्त संवत को प्रारंभ किया गया, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा, जो कि ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि भारत का नेपोलियन जो है यह किस गुप्त शासक को कहा गया है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी कुमारगुप्त और ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। यदि आपने ऑप्शन डी चुना यानी कि समुद्रगुप्त को, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भारत का नेपोलियन जो है यह समुद्रगुप्त शासक को कहा गया है, जो कि डी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 53 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि चीनी यात्री फाहियान जो है यह किसके शासनकाल में आया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी हर्षवर्धन और ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। यदि आपने ऑप्शन ए चुना यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, तो आपका आंसर इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो चीनी यात्री फाहियान था वह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था, जो कि ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हाँ, 20 में आपका स्कोर जो भी बनता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने 20 में कितना करेक्ट किया, क्योंकि यही प्रश्न जो है आपके एग्जाम्स में आते हैं, और इसमें यदि आपका अच्छा स्कोर होगा तो एग्ज़ाम्स में भी आप अच्छे स्कोर कीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर 54 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि नवरत्न जो है यह किस गुप्त शासक से संबंधित है? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त और ऑप्शन डी ये सभी। यदि आपने ऑप्शन बी चुना यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नवरत्न जो है यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से संबंधित है, जो कि बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी कुमारगुप्त, ऑप्शन सी धर्मपाल और ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। यदि आपने ऑप्शन बी चुना यानी कि कुमारगुप्त, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो यह था कुमारगुप्त, जो कि बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 56 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि गुप्तकालीन यानी कि स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए दिनार, ऑप्शन बी रुपयक, ऑप्शन सी निष्क, ऑप्शन डी काषाणपण। यदि आपने ऑप्शन ए चुना यानी कि दिनार, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को यह दिनार कहा जाता था, जो कि ये पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर 57 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यह रचना है और यह है रचनाकार। तो आप इसका आंसर करेक्ट कर लीजिए। अब हम इसका आंसर को बता देते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ देखिए, तो मुद्रा राक्षस जो रचना है इसका रचनाकार कौन है? यह है विशाखादत्त। यहाँ पर जो अभिज्ञान शकुंतलम जो रचना है इसका रचनाकार कौन है? कालिदास। तो ये दोनों क्या है? राइट है। यहाँ शूद्रक जो रचना है इसके रचनाकार हैं कौन है? मृच्छकटिकम, बिल्कुल राइट है। जो स्वप्न वासवदत्तम जो यह रचना है इसका रचनाकार कौन है? तो दंडी, जो कि बिल्कुल यहाँ पर डी पार्ट गलत दिया हुआ है। यही क्या है? इसमें असुमेलित है। तो बोला जा रहा है कि निम्न में से सुमेलित नहीं है, तो डी पार्ट सुमेलित नहीं है, तो करेक्ट क्या होगा? डी करेक्ट होगा। तो आशा करता हूँ आप भी सही किए होंगे। इसका आंसर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर 58 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि वाणभट्ट जो है ये किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी हर्षवर्धन और ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि हर्षवर्धन, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वाणभट्ट जो है यह किसके दरबारी कवि थे? तो यह हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, जो कि सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 59 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 59 प्रश्न बोल रहा है कि हर्षवर्धन की राजधानी थी? ऑप्शन ए थानेश्वर, ऑप्शन बी कनौज, ऑप्शन सी उज्जैन और ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। यदि आपने ऑप्शन बी चुना यानी कि कनौज, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? यह थी कनौज,
जो कि बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट प्रश्न यानी कि 60 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि चीनी यात्री हेनसांग जो है यह किसके शासनकाल में भारत आया था। यानी कि जो चीनी यात्री जो था हेनसांग यह किसके शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन ए हर्षवर्धन, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी धर्मपाल और ऑप्शन डी देवपाल। यदि आपने ऑप्शन ए चुना यानी कि हर्षवर्धन तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि चीनी यात्री जो हेनसांग था यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बस इतना ही, आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, 20 में आपका स्कोर क्या आया आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यह जो प्रश्न होता है सभी का सभी प्रीवियस ईयर का है और आपके एग्जाम्स भी उससे अति महत्वपूर्ण है। तो इन सारे को आप ज़रूर कर लीजिएगा, आपको एग्जाम से बहुत अधिक हेल्प मिलेगा। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद। थैंक यू। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।